वो इस लेवल का होना चाहिए कि उस सोसाइटी के अंदर उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव या नोटिसेबल लेवल तक हों। जब वो चीज़ हम नज़र आती है तो उससे हमारी अपनी एस्पायरेशन बढ़ रही होती है। अच्छा, मज़े की बात, इकिगाई ने इसको भी फाइंड किया है कि हाउ टू फाइंड, कि हम किस तरह ढूंढ सकते हैं कि वर्ल्ड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड हाउ माई स्किल्स एंड हाउ माई नॉलेज मैचेस विद दैट। और इसके अंदर जो लेटली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो आई थी वो इसी के ऊपर बेस की गई हैं कि दे फाइंड व्हाट इज़ द वैक्यूम, व्हाट इज़ द नीड, व्हाट सर्विसेज दे आर रिक्वायर्ड टू द सोसाइटी। और उसकी वजह से हमने देखा कि देयर आर वेरियस सर्विसेज और सर्विस प्रोवाइडर्स, दे कम इन टू द फील्ड और दे स्टार्ट डूइंग देयर बिजनेसेस। तो बेसिकली जब हम इस तरह सोचते हैं कि सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इट इज़ नॉट अ philanthropist concept. Basically, it is finding the ways how you can help the people, and once you help the people, you start making your ikigai. And this brings me to question number 4, which comes with a question कि मैं अगर ऐसा काम करता हूँ जो मुझे पसंद है, उसमें मेरी स्किल्स भी हैं और मेरे अराउंड जो सोसाइटी है उसको उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन उससे मुझे क्या अर्न होता है? Because selfishness or self-serving, it is also inbuilt in us. So हर इंसान हमेशा ये क्वेश्चन सोचता ज़रूर है कि मुझे क्या मिलेगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वी आर बिल्ड लाइक दिस एंड एवरीबडी वर्क फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो, वी आर इंडिविजुअल्स, सो वी हैव टू कैटर फॉर दिस पार्ट ऑल्सो कि अगर जब ये काम मैं करूँगा, व्हाट शुड आई अर्न, इसका मुझे क्या फ़ायदा है। Example is like this: if somebody wants to become philanthropist, he love to help people, and he has the skills, and he can convince the people to help, and the world also needs it. So he start doing the business, and he start doing that work which helps the society. लेकिन अगर end of day, if he couldn't pay his bills, or it couldn't make food on his table, so again there will be some gap in the ikigai. सो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट जॉब और दैट कॉन्सेप्ट, जो काम मैं कर रहा हूँ उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि जैपनीज़, दे आर नॉट एज इमोशनल एज वी आर, दे आर वेरी रैशनल पीपल, दे ऑलवेज थिंक वेरी विदाउट इमोशंस, एंड दे थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट और द थिंग्स इन अ वेरी रैशनल वे। सो ये जो चौथा क्वेश्चन था, जब हम इसको लेके चलते हैं तो हमारा इकिगाई कंप्लीट होता है कि व्हाट यू आर पेड फॉर। जनरली हमारी सोसाइटी में एक बड़ा कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि मनी कांट बाय द हैप्पीनेस, मनी इज़ द रूट ऑफ इविल। बट बेसिकली एज वन ऑफ आवर कोलीग, ही गेव अ लास्ट सेशन ऑन लास्ट वीक, Abdul Rafe, he told us that money is basically, it's not a finance or it's a piece of a paper. Basically it's the value. What value is given to us, what value we are getting. So money is also important thing. जब तक हम उसकी importance को नहीं मानेंगे, we can't go ahead, because it is the part of life. Most of the things they drive in our life from money. So we have to consider this part also. And this is the fourth part of our ikigai. अगर हमारे इकिगाई के अंदर मनी पार्ट या फाइनेंस या वैल्यू पार्ट नहीं होगा, तो जो काम हम कर रहे होंगे वो हमारा प्रोफेशन या वो इकिगाई नहीं होगा, वो सिंपल हॉबी बन जाती है, और हॉबी डजंट पे यू। सो वी हैव टू टेक आउट दिस पार्ट ऑल्सो कि व्हाट यू आर गेटिंग बीइंग पेड फॉर दैट जॉब। मनी जो है, द फाइनेंस, द अर्निंग, इट हैज़ अ डिफरेंट कॉनोटेशन फॉर डिफरेंट पीपल. But the basic concept of Japanese about the finance is you should earn money at a level where you can spend your life comfortably. It's a very basic thing कि आप इतना अर्न करें कि आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो. और कंफर्टेबल की डेफिनेशन इट वेरीज फ्रॉम पीपल एंड एरिया टू एरिया. लाइक इफ आई एम earning $3,000 per month in Pakistan, I will be enjoying like a king. But if I am at New York and having 3,000, it will be only the rent of my apartment. So the how much you are earning, it changes. It changes from person to person. It changes from area to area. So this makes the Ikigai complete, and we have all these 4 questions
that what do you love, what you are good at, what the world wants, and how much you can earn from your job. So once we complete these 4 questions, our Ikigai complete. And we engage in a worthwhile pursuit. And once we get up in the morning, we say, "Good morning, God." So at this is one of the half session of my discussion. And up till now, we discuss how to get in flow. हम वो काम करें जिससे हम फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वक्त जो हम काम कर रहे होते हैं वो थोड़ी देर के रुक जाता है और हम उस काम को एंजॉय करना शुरू करते हैं. बेसिकली अचीविंग अ फ्लो स्टेट इन योर वर्क, कि हम ऐसा काम करते हैं कि इट बिकम्स योर पावर एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट, एंड आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है क्योंकि आप उस काम को एंजॉय कर रहे हैं. अब वो काम आपके लिए जॉब नहीं बनता, उस काम ने आपके सारे कंटेंट्स को कवर कर लिया है और यू आर स्टार्ट एंजॉइंग दैट वर्क. सो वंस यू आर एंजॉइंग योर जॉब, so stress it is automatically removed, and you yourself you start enjoying, and the work becomes happiness, and you start working and you enjoy that part. इसके काफ़ी एग्जाम्पल हैं जो हमारी सोसाइटी में भी हैं, लेकिन मैं क्योंकि हम जापानीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो कुछ जापानीज़ के बारे में बताना चाहूँगा. 79 years old Hayao Miyazaki, he is a world famous animator, एंड सोनी एनिमेशंस जो है बेसिकली उन्होंने वहाँ से लीड ली थी. ही इज़ नाउ 79 years old, एंड ही वर्क्स विद वेरी हाई पैशंस, एंड ही डजंट सी एनी हॉलीडेज एंड एनी नाइट ऑन डे, एंड वर्क्स लाइक. सो पर्सन एट द एज ऑफ 79, ही इज़ एन एनिमेटर, एंड ऑल वी नो दैट द एनिमेटर नॉर्मली they work with their hands or on the computers, so it takes real time for you, but he never get retires. और एक और मज़ेदार चीज़, 98 years old Jiro One, he is the best sushi maker in the world. अब आप देखें कि तो फ्लो ऑफ स्टेट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कि यू आर हाई फाई प्रोफेशन. Sushi is a very basic dish in the Japanese, and every house it makes the sushi, but he takes his passion to a level कि जिसमें वो वर्ल्ड लेवल की सुशीज़ बनाता है. और जनरली जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट दे विजिट टू द जापान, द जीरो कम्स इन एंड ही सर्व्स सुशी टू दैम. सो ही टुक हिज वर्क टू अ पैशन, ही इम्प्रूव्ड हिज स्किल, एंड ही टुक इट टू अ लेवल वेयर ही अर्न्स फ्रॉम दैट, एंड द वर्ल्ड नीड्स इट ऑल्सो. जब हम ईस्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ वेस्ट. वी ऑल नो दैट रोल्स रॉयस, उनका एक स्पेशल मोटो है हैंडमेड कार्स. देयर आर वेरी फ्यू कार्स इन द वर्ल्ड जो कि हैंडमेड्स मिलती है, और दे आर वेरी कस्टमाइज. जो है जो आपको जब आप वो गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको इस बिग पीस ऑफ पेपर उसकी ऑप्शंस देते हैं. जब आप ऑप्शन क्लिक करते हैं देन पीपल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. रोल्स रॉयस के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं दे वर्क विद देयर हैंड्स. Very less robotics in this age is being used in this company. And one of the fellow, Mark Cord, he is the famous paint liner in the Rolls Royce. हम देखें कि हमारे पास भी पेंटर्स होते हैं, वो लाइन बना रहे होते हैं गाड़ियों की, लेकिन कभी भी हमने उसको कोई इस तरह की वैल्यू नहीं दी. लेकिन अगर आपका स्किल लेवल इस हाइट पे आ जाता है कि वो टेक्नोलॉजी को भी बीट कर लेता है, और आपकी जो वो लाइन है वो इस एक्यूरेसी लेवल तक ड्राइव हो रही होती है कि world start watching your cars. So the Mark Cord, he is one of the famous line painter of the Rolls Royce. हमने ये 2-3 एग्जाम्पल देखी जो कि हमें बताती हैं कि इकिगाई अचीव करने के तरीके और उसके फ़ायदे क्या हैं. हम ये सेशन शुरू करने से पहले शाहरुख साहब यहाँ आए थे तो हम डिस्कस कर रहे थे, और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपने हमें बताई कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम किसी नेशन या किसी चीज़ को पकड़ते हैं या देखते हैं तो उसकी बड़ी बड़ी चीज़ों को देखें. सम टाइम वी लर्न्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एंड माइनर थिंग्स, एंड they are the most impressive and they have a more effect on our life. So the second session of Ikigai is also on this, that there are very basic 10 rules of Ikigai, कि how to achieve the Ikigai. जब आप अपना पर्पज़ अचीव कर लेते हैं and you start doing your job और आप वो काम कर रहे हैं, तो उसके अलावा बड़े बेसिक 10 रूल्स हैं जो आपकी लाइफ में they add spice into your life.
The first rule says, take it slow. Spend a life in an unhurried way. And do your job with a passion, but not with a fast pace. जनरली ये थोड़ा सा जुमला इस दौर के अंदर बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये हम ज़रा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे तो हम देखेंगे आज से 20 या 30 साल पहले एक टर्म आई थी एंड दे कॉल इट मल्टीटास्किंग. और मल्टीटास्किंग वर्ड इट वाज वेरी बज़वर्ड और पीपल स्टार्ट फॉलोइंग. और उसका इफ़ेक्ट क्या आया कि एक बंदा एक वक्त में दो तीन काम कर रहा था and people they used to appreciate that person who normally works 2 or 3 times and 2 or 3 tasks at one hand and he is working on. लेकिन हुआ ये कि जब 20-30 साल गुजरे और उसके जो रिज़ल्ट सामने आना शुरू हुए तो उसकी बेस पे थ्योरी चेंज और द अदर वर्ड कम्स इन डीप फोकस विच इज़ रियली अपोजिट ऑफ मल्टीटास्किंग. सो पहले जो लोग एक वक्त में दो तीन काम कर रहे होते थे, तो अब जो है डिफरेंट वर्ड आया डीप फोकस, यानी यू हैव टू डू द वन जॉब बट विद अ डीप फोकस. उसका फ़ायदा क्या होगा जब वी विल टेक इट स्लो या विल स्टार्ट डूइंग द वर्क वेरी स्लो. एंड दिस मेकिंग इट स्लो इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो काम जो है आप उसको खुद स्लो करें. बेसिकली यू हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि मैंने उस काम को स्लो करना है. उसकी एक वजह है कि जब से ये टेक्नोलॉजी आई, द टेक्नोलॉजी इट टुक सो मेनी वर्क्स आउट ऑफ अस एंड वी वर वेरी हैप्पी कि ज़्यादातर काम तो जो है मोबाइल या रोबोटिक्स या मैकेनिक्स के थ्रू हो रहे हैं एंड इट्स ईजी एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ कंफर्ट टू अस. लेकिन हमें पता नहीं चला और स्लोली एंड ग्रेजुअली वी ड्रिफ्टेड अवे. वी स्टार्ट डूइंग मच मोर वर्क्स एंड टास्क देन वी हैड द कैपेसिटी. हुआ ये कि टेक्नोलॉजी ने तो हमें हेल्प किया कि काफ़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही थी, लेकिन उसी हेल्प के अंदर हमें नहीं पता चला और हमने ज़्यादा काम शुरू करना शुरू कर दिया. और जब हमने ज़्यादा काम शुरू करने शुरू किए तो क्या हुआ कि जो काम हो रहे थे उनका लाइफ. टेकिंग इट स्लो के कुछ फ़ायदे हैं. जिस तरह इफ़ आई गो टू जॉब, आई नेवर बॉदर how the sun is rising, how the traffic is moving, how the plants and trees they are welcoming me on my way. Basically जब मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ and I do with the high speed, तो मैं वो जो छोटे छोटे चीज़ें जो क्रिएटर ने मेरे लिए क्रिएट की हैं, I mean starting from this water cycle to this all greenery, they are all made for the humans. तो human he start doing some jobs and he doesn't bother for them. He is not enjoying what has been made for him. So taking it slow means that you start enjoying the things which are around also. Like if you are going to an office and there's a sunrise, so you should appreciate that sun is rising also. This is one of the biggest plant in this universe, the solar system, and one of the very important event of this world is being done. That sun is getting rise, one of the energy source which is getting rise. लेकिन क्या होता है कि हमारे जहन में वो छोटा सा टास्क या 2-3 टास्क जो हमने स्टार्ट ऑफ डे के लिए रखे होते हैं वो इतने ज़्यादा इन्फ्यूज होते हैं कि वी डोंट स्टार्ट एंजॉइंग दैट पार्ट. सो टेक इट स्लो का बेसिक थीम यही है कि आप जो है जो इन्वायरमेंट या जो चीज़ आपको अदर देन दैट टास्क बीइंग ऑफर्ड हो रही, यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट ऑल्सो. और इसके अंदर हमने ये भी देखा कि कुछ लोग कुछ काम कर रहे होते हैं और उसके साथ दे आर कनेक्टेड विद देयर लैपटॉप, दे आर कनेक्टेड विद द फोन्स. तो बेसिकली क्या होता है कि वी आर डूइंग मल्टीटास्किंग. बेसिकली वी आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द टास्क वी आर डूइंग, द जॉब वी आर डूइंग. सो टेक इट स्लो सेज कि वन टास्क एट अ वन टाइम एंड एंजॉय योर टास्क. दिस टेक मी टू द रूल नंबर 2, दैट इज वाबी साबी. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. The word itself is very interesting, wabi-sabi. It says the cherishing or enjoying the imperfection of light, right? Okay. 5 minutes, 10 minutes more? Okay. Cherishing the imperfection of life.
जनरली जो ह्यूमन इज बॉर्न, ही इज बॉर्न विद अ आइडियलिस्ट परफेक्ट अप्रोच. लाइक इफ आई एंटर इनटू दिस गार्डन, आई से ओह सो ब्यूटीफुल गार्डन, एंड देन आई से एंड देन आई गेट अ, यार ये वाला कॉर्नर जो है ना, इसमें थोड़ा सा यूं होना चाहिए. तो it is the nature of a human being to always find the fault. But the Wabi Sabi says you have to accept it, that life is imperfect, it is impermanent, and it is incomplete. And you start enjoying that part, that life is incomplete. So whatsoever is available to you, you start enjoying that part. And then the most important rule number 3, that is Hara Hachibu. It's a Japanese concept. Hara Hachibu means eat 80%. और ये कई रिलीजन्स बिलीव्स के अंदर भी है और चाइनीज़ बिलीव्स के अंदर भी है. कन्फ्यूशियस थॉट भी यही है कि ईट व्हाट यू कैन ईट एंड इट शुड बी, द लेवल शुड बी बिलो देन दैट. इसके अंदर बड़ा सिंपल सा वो है कि जापनीज़ दे टेक तकरीबन 1900 कैलोरीज पर डे, whereas the West or the Asians, they take about 3600 calories per day. So you look at the difference and look at the effects of those. And out of those calories, they have a very less intake of salt and the sugar, which we normally take at a high. दो बड़े मज़ेदार किस्म की फीलिंग्स हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम में से कुछ लोग हैं, जब हम खाना खाते हैं हम कहते हैं कि यार आई एम फुल, मैं पेट भर गया. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं यार मेरी भूख खत्म हो गई. ऑल्दो यू सी द पर्पस, द कन्वेइंग ऑफ मीनिंग इज सेम, बट देयर इज अ डिफरेंस. Japanese they always say कि my hunger is finished. It means that now I am not full but I am comfortable. So we have to take that stage, that at which we take 80% of our food intake with us. एंड उसका बड़ा इजी सा तरीका है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जितना खाना हमने खाना है उसके जब मिड में पहुंचते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए रुकें. जस्ट टेक अ वाइल 2 or 3 seconds and just check your stomach, and if you feel that it is reaching to the fullness, then you can just stop it. Basically the theory is कि जब हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो हमारे स्टमक से हमारे ब्रेन तक एक फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है उसको पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं. तो अगर हम तेज़ी के साथ खा रहे होते हैं या हम ज़्यादा खा रहे होते हैं तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम नॉर्मली उससे ज़्यादा खा लेते हैं. एंड वंस वी टेक मोर फूड इट हैज़ इट्स ओन इफेक्ट. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनकी कॉन्सेप्ट है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन. इफ़ यू आर ईटिंग फूड, यू आर यूजिंग योर मोबाइल और यू आर वाचिंग अ टीवी or you are reading a newspaper or you are talking to so many people, you tends to eat more. और बड़ी अजीब सी चीज़ है कि जापनीज़ दे टेक द स्मॉल प्लेट्स. जब आप प्लेट्स छोटी लेते हैं तो जब आप उसको फिल कर रहे होते तो यू फील लाइक के प्लेट जो है फुल हो गई है. ऑल्दो कि प्लेट छोटी होती है लेकिन जनरली जो परसेप्शन है आपके ब्रेन में आ रही होती है कि बेसिकली मेरी प्लेट फुल हो गई. तो ये बड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसमें वो अपने आप को कवर करते हैं और दे ईट मोर. दूसरा, जो जापनीज़ रेस्टोरेंट्स होते हैं दे आर नॉट ग्रैंडियर रेस्टोरेंट्स. जनरली आपने देखा होगा कि जापनीज़ के छोटे छोटे कमरों के अंदर रेस्टोरेंट्स होते हैं. दे जस्ट टेक द फूड एंड दे जस्ट गो अवे. दे डोंट हैव सो मच इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड इन देयर लाइफ, और दे डोंट थिंक फूड एज अ ग्लैमरस आइटम टू बी कंज्यूम्ड. जनरली दे डोंट टेक वाटर विद देयर फूड and they take either 1 hour before or 1 hour later. And they rarely use the desserts. They don't take sweets. It takes me to the rule number 5, that is the good friends. Of course, the good friends, they are the oxygen of your life. And the important part of good friend is that आपकी जो discomforts होते हैं या आपकी जो pains होते हैं, you share with those friends. So good friend doesn't mean that you have a following of 1 million, 1,000 on Facebook, or the Twitter account. It is the real relationship. It is not the distance and unrealistic relationship. So good friendship, it also add to your age also. Be optimistic and smiling. It's a very common word which we normally use, but we rarely practice it.
सो ऑप्टिमिस्टिक बेसिकली आपको आपके जहन के अंदर अबेंडेंस का कॉन्सेप्ट देता है. जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो उसमें आपके एवेन्यूज़ एक्सप्लोर हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा फील्ड्स ओपन अप हो रही होती हैं. सो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड स्माइलिंग. Gentlemen, we all know that it takes 43 muscles to frown and only 17 muscles to smile. So once we smile, we feel good. And once we feel good, then the things, it also start improving. और इसके अंदर उनका एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इफ़ यू डोंट फील गुड और आप यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द सिचुएशन, यू आर नॉट, बट स्टिल यू स्टार्ट स्माइलिंग. दे सेड दैट if you can't make it, fake it. Only for this part कि जब हम smile करते हैं, so although we are not happy from inside and there's a situation which is annoying to us, but we start smiling, basically we are imitating that, we feel good, and the signals, it flows to the mind, and then our perception changes. So be optimistic and smile. It leads me to rule number 7, reconnect with the nature. जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, बेसिकली द क्रिएटर ही मेड अ होल कैनवस फॉर अस एंड दिस इज ऑल फॉर अस, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रीनरी टिल द सोलर सिस्टम. सो वी हैव टू रिकनेक्ट देम. और रिकनेक्शन के बड़े सिंपल तरीके हैं कि इधर यू मेक अ गार्डन, इफ़ यू कांट मेक अ गार्डन, मेक अ किचन गार्डन. इफ़ यू कांट मेक अ किचन गार्डन, मेक अ स्मॉल प्लांट. और उस प्लांट को जब आप ग्रो करते हुए देखते हैं, यू फील लाइक इट्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग विच इज़ ग्रोइंग डे बाई डे. Then you start connecting with the nature. Or you can have a pet also. Or you can have a simple lunch in the wood also. Having a lunch at lawn or garden, it increases your interaction with the nature. The rule number 8, we are coming to the end of our session. It says give thanks. Thankfulness is such a powerful thing. It has such a strong effect on our body that once we give thanks what we have, it's like thankful for the good relation, thankful for the good people around you, thankful for the food, thankful for the good air, thankful for the environment. So once we will be thankful, उससे हमारे जो ब्रेन सिग्नल्स में रिजल्ट आता है वो ये आता है कि वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द अबंडेंस. हमें ऐसा लगता है जब हम किसी चीज़ का शुक्र अदा करते हैं कि ऐ मेरे क्रिएटर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अच्छी इन्वायरमेंट दी है, तो इससे क्या होता है कि मेरे माइंड के अंदर एक अबंडेंस होता है कि ये बहुत ज़्यादा है, और उससे स्कैर्सिटी यानी जो किल्लत की थॉट है वो सप्रेस होती है. तो जब हमारे ज़हन में अबंडेंस का आता है, अगर इफ़ आई एम नॉट गुड एट फाइनेंसेस एंड आई स्टिल स्टार्ट बी थैंकफुल दैट थैंक्स गॉड यू गेव मी मनी टू बाय दिस, then it gives me a signal to of abundance कि मेरे पास ये चीज़ ज़्यादा है. और जब वो मुझे सिग्नल आता है तो I start feeling happy. Although I may not be having that abundance, but basically it's the perception which I change. And once I change the perception, I feel that my body start happy. Rule number 9, which is very common, that they stay active. And stay active doesn't mean that you go for the gym for 1 hour or you go for a walk to a very long way. Basically, stay active means that you have to make your body active in a way that your body, your muscles, they continue start moving. और उनमें जापानीज़ के पास बड़े सिंपल से और स्लो मूविंग एक्सरसाइज हैं जिसके अंदर वी नो अबाउट द योगा, वी नो अबाउट द ताई ची, वी नो अबाउट द चोंगडोंग. ये बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज हैं जिसमें इंसान बैठ के एक्सरसाइज कर रहा होता है एंड यू फील कंफर्टेबल, अनलाइक दोज जिम काइंड ऑफ थिंग जिसके अंदर आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी होती है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज live in the moment. We have so many sessions about this aspect that we have to live in the moment. The moment is what I am here, what I see here, what I have here. This is the unrepeatable nature of time. जो वक्त इस वक्त हम यहाँ इन लोगों के साथ, इस मौसम के साथ, इस environment में गुजार रहे हैं, ये वक्त कभी भी रिपीट नहीं होगा.
तो लिविंग द मोमेंट में जब हम ये सोचते हैं कि ये जो वक्त है ये दोबारा कभी नहीं आएगा, और ये कॉन्सेप्ट जब हमारे जहन में आता है तो वी स्टार्ट इन्जॉइंग दैट। जब हमें फील होता है, जब हम कोई चीज़ छोड़ रहे होते हैं या हमें ये पता होता है ये हमसे चली जाएगी, तो वी स्टार्ट इन्जॉइंग दैट पार्ट। और लिविंग द मोमेंट के अंदर जो मोमेंट हमें मिल रहा होता है हम उसको इन्जॉय कर रहे होते हैं। बेसिकली देयर इज अ गिमिक विद अवर माइंड। हमारे माइंड की एक स्पेशल नेचर है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो आवर माइंड इट टेंड्स टू गो ईदर इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। और मज़े की बात, जब वो फ्यूचर या पास्ट में जाता है तो फ्यूचर में वो उन चीज़ों को फोकस कर रहा होता है जो कि फियर्स हैं, फियर्स अबाउट द फ्यूचर, अनसर्टेनिटी। और पास्ट में जब वो जा रहा होता है तो वो उन चीज़ों को फोकस करता तो होता है जो कि नाखुशगवार इवेंट होते हैं या जो अच्छी यादें नहीं होती। तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड फ्लक्चुएट कर रहा होता है फ्यूचर पास्ट एंड देन वी गेट टायर्ड। लेकिन जब वंस वी लिव इन द मोमेंट और हम उस मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तो वी स्टार्ट एंजॉइंग अवर लाइफ। एंड दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर पोर्शन। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात जो हमारे दरमियान में आई कि इकिगाई doesn't mean that a person who is at 20 years old and finding his job and he goes for the ikigai, he gets and he finds the purpose of his life. The concept is that ikigai is always changing. It is changing with your age, with your experience, because the value of a person it changes throughout the life. So अगर एक आदमी है वो 60 साल का है या 70 साल का है या 90 साल का है, he can find his own ikigai. And I have also observed in my society that the person at a 90 years old, if he changes his ikigai, और वो अपना ikigai ये रखता है कि मैंने अपने grandson या grand daughters को उसकी अच्छी परवरिश करनी है, and he start moving in that direction, so he feel good about that. He has the skills of improving a younger generation, and he instead of earning money, he's earning a value, and he is also contributing to the society. और इसी तरह हमने यूरोप में देखा कि उनके 80-90 साल के जो बूढ़े लोग हैं वो स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट टेकिंग अ स्मॉल गाय, छोटे बच्चे को हाथ से पकड़ा और उसको सिंपल रोड क्रॉस करवा लें। दे फील गुड अबाउट इट। बेसिकली इससे क्या होता है कि वी डोंट फील यूजलेस, वी डोंट फील रिटायर्ड। और जब हम ये समझते हैं कि हमारी इस सोसाइटी को ज़रूरत है, हमें इस जगह को हमारी ज़रूरत है, वी आर नॉट रिटायर्ड, वी आर यूजफुल सिटीज़न, तो उससे हमारी हैप्पीनेस लेवल इंक्रीज़ होता है और हमारी लाइफ बढ़ जाती है। और जिस तरह पहले किसी ने बताया था, इट्स अबाउट दी फीमेल्स दे आर क्वाइट गुड एट फाइंडिंग देयर इकिगाई। इट डजंट मीन दैट दे नो द वर्ड इकिगाई और नॉट, बट बेसिकली द फीमेल दे ऑलवेज स्विच देयर इकिगाइज। वी सी वंस देयर इज अ गर्ल दे हैव अ डिफरेंट इकिगाई, वंस दे गेट द मैरिड, इफ दे आर इवन अ हाउसवाइफ दे अटैच देयर इकिगाई विद देयर चिल्ड्रंस, एंड वंस the certain stages of children comes, उनकी शादी से लेके उनके प्रोफेशन तक, then they shift their ikigai to their grandsons, granddaughters. So that's why this is one of the reason that female, they have more longevity and they are more happier than the male ones who are having more multitasking at that time. This brings me to the end of this session, and I'm really thankful, and I'm sure that you have enjoyed it.